हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 27 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो। और दोस्तों आप लोग हमारी सभी वीडियोज़ की पीडीएफ फाइल, उसकी क्विजेज, स्टडी मटेरियल, वीडियोज़, मॉक टेस्ट और ई बुक्स वगैरह सब कुछ पा सकते हैं एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के अभी इसे डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इन्होंने दोस्तों कोरोना कविता काल भी लिखा है और ओह मिजोरम भी लिखा है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि पहले हुब्बली रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, इसका प्लेटफॉर्म जो है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है अभी। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। पहले क्वेश्चन में काफ़ी लोग गलत आंसर किए हैं, लोग ओह मिजोरम ही सिर्फ लगाए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कोरोना काल भी इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए तो बात करते हैं हम लोग आज के दिन के अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस नाम से भारत की पहली क्लाउड स्टोरेज सेवा शुरू की। तो नीति आयोग ने दोस्तों अभी हाल ही में डिजी बॉक्स नाम से, किस नाम से, डिजी बॉक्स नाम से भारत की पहली क्लाउड स्टोरेज सर्विस शुरू की है। ये स्वदेशी रूप से दोस्तों डेवलप किया गया है, एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। ठीक है, देखिए जब भी फाइल्स ज़्यादा हो जाती हैं तो और ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में क्लाउड स्टोरेज वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। और भी बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट करना होता है, तब क्लाउड स्टोरेज की यूज़ होती है। तो ऐसे में एक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम कह लीजिए ये है। एक भारत का ये डिजी बॉक्स लॉन्च किया गया है, नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। शुरुआत में दोस्तों 20 GB तक तो ये फ्री में देगा क्लाउड स्टोरेज, और अगर बढ़ाना भी चाहते हैं कोई तो 30 रुपये मंथली पे करके 100 GB तक और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और भी इसमें तरह तरह के प्लान्स हैं। तो नीति आयोग के द्वारा डिजी बॉक्स लॉन्च किया गया है। बात करते हैं हम लोग नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई। दिल्ली में इसका मुख्यालय है और नरेंद्र मोदी जी हैं इसके अध्यक्ष। दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसके पहले और वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हुए। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं, CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग पर दोस्तों बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है मैंने एक वीडियो में, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसकी क्विज भी आपको मिल जाएगी, हमारे एप्लीकेशन पर क्विज भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 5, पदेन सदस्य 4 होते हैं और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सब कुछ जान लीजिए आप लोग नीति आयोग से। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका होता है फुल फॉर्म। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी दोस्तों गुजरात में स्थापित की जाएगी। किसके द्वारा स्थापित की जाएगी, ये मणिकरण पावर लिमिटेड के द्वारा स्थापित की जाएगी गुजरात में। ये दोस्तों मणिकरण पावर लिमिटेड जो कंपनी है, ये भारत की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी है। तो इसे ये स्थापित करेगी। इसे स्थापित करने के लिए इसने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से ये स्थापित किया जाएगा भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी। कहाँ पर, गुजरात में। अब देखिए लिथियम रिफाइनरी में क्या काम होगा। तो दोस्तों लिथियम आप लोग सुने होंगे बैटरीज में लिखा होता है, लिथियम आयन बैटरी वगैरह। ठीक है, तो इससे बेसिकली बैटरी का ही निर्माण किया ही जाता है। तो इस रिफाइनरी में होगा ये कि बैटरी और उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्शन करने के लिए लिथियम का जो ओर होता है, अयस्क होता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। अगर ये जब रिफाइनरी स्थापित हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है भारत में जो बनने वाले स्मार्टफोन होंगे या फिर भारत के जो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, उन सभी के रेट सस्ते हो सकते हैं। ओके, क्योंकि बैटरी जो होगी वो मेड इन इंडिया होगी। लिथियम वगैरह इंडिया में पाया जाता नहीं है जनरली, इस वजह से बाहर से मंगाना पड़ता है और कॉस्टली हो जाता है हम लोग के यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं। गुजरात आया है, गुजरात के बारे में हम लोग जानेंगे। गुजरात से दोस्तों अभी कल मैंने एक पॉइंट बताया था आपको मोटेरा स्टेडियम के बारे में, याद होना चाहिए। जो भी पॉइंट्स आए उनका रिवीजन आप लोग करते रहिए। मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और यहीं पर तो हुआ था नमस्ते ट्रंप आयोजन, याद होना चाहिए आपको। गुजरात देखिए मैप में, ये रहा गुजरात। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। विजय रूपाणी बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये है गुजरात में ही। गुजरात दोस्तों भारत का सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य है, इसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है।
ठीक है। गुजरात अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से दोस्तों 1 मई 1960 को ये अलग ही हुआ था। 1 मई 1960 से महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं, BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020 रिपोर्ट में कौन सा बैंक सीट्स पर है? तो अभी हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट जारी हुई है, BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020 की रिपोर्ट। इसमें बेसिकली जो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनको लिस्टेड किया गया है। ऐसी 100 कंपनियों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें टॉप पर है HDFC बैंक। ओके, ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? इस रिपोर्ट को जारी किया है विजिकी ने। किसने? विजिकी द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020 की रिपोर्ट। BFSI का फुल फॉर्म होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। नाम से ही पता लग जा रहा है कि ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनकी लिस्ट तैयार की गई, उनकी रिपोर्ट तैयार की गई है। तो अब इस रिपोर्ट में टॉप पर है HDFC बैंक, सेकेंड पर है दोस्तों ICICI बैंक और थर्ड पर है SBI। ओके, अच्छा, इसने कुछ और भी रिपोर्ट जारी की हैं कुछ और भी कैटेगरीज में, जैसे वॉलेट और UPI कैटेगरी में इसने जारी किया है जो रिपोर्ट, उसमें टॉप पर है गूगल पे, ठीक है, वॉलेट और UPI में। इसके साथ ही पेमेंट बैंक की कैटेगरी में एयरटेल पेमेंट बैंक है टॉप पर, और नियो बैंक की कैटेगरी में है योनो बैंक। योनो जो है ये है टॉप पर। क्लियर बिल्कुल। चलिए, अब आया है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1994 को, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और शशिधर जगदीशन जी अभी हाल ही में इसके MD और CEO बनाए गए हैं। HDFC बैंक की टैगलाइन होती है दोस्तों, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। क्या? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने PR इनसाइट नामक मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने PR इनसाइट नाम से एक मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे लॉन्च किया है। इसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज़ है? तो दोस्तों पब्लिक के फीडबैक्स को, उनके रिएक्शंस को ध्यान में रखते हुए, उनके रिएक्शंस को कलेक्ट करके राज्य सरकार की जो अभी वर्तमान में मौजूद जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम है या फिर जो भी कार्यक्रम है, उनका रिव्यू कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर उसमें कोई सुधार की ज़रूरत होगी तो सुधार करके एक बार फिर से सुचारू रूप से ऑपरेट कराया जाएगा। तो यही काम है, यही उद्देश्य है इस एप्लीकेशन और पोर्टल का। क्लियर। अच्छा, पंजाब आया है। पंजाब में किसानों का विवाद तो आप देख ही रहे हैं, किसानों के लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। किसानों से संबंधित जो 3 कृषि कानून पारित किए थे केंद्र सरकार ने, उन 3 कृषि कानून को रद्द करने वाला पहला राज्य पंजाब ही बना है। इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पंजाब से कुछ और पॉइंट्स देखिए, मैप में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है पंजाब। ओके, पंजाब की राजधानी होती है चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। BP सिंह बदनौर जी यहाँ के हैं गवर्नर। पंजाब अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने MP धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने MP धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। ये विधेयक लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल है। तो अभी जब 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश की जब विधानसभा सत्र बैठेगी, मतलब विधानसभा सत्र शुरू होने वाली है, शीतकालीन सत्र, तो वो जब बैठेगी तो उसमें ये बिल पारित किया जाएगा। क्योंकि अब ये पहले ड्राफ्ट कॉपी तैयार की जाती है, तो ड्राफ्ट कॉपी को कैबिनेट की वहाँ की मंजूरी मिल चुकी है। ये बिल अब पारित होना है। विधानसभा में पारित होने के बाद उस पर चर्चा चलेगी। अगर कुछ सुधार करना हुआ तो सुधार किया जाएगा, नहीं तो वो पास कर दिया जाएगा। फिर वो बिल कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। क्लियर बिल्कुल। चलिए, तो अब इसको हम लोग समझते हैं इस बिल में है क्या क्या। दोस्तों, इस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति है, कोई महिला या कोई पुरुष है, किसी को बहला फुसलाकर या धमकी देकर या ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराता है या शादी करने पर मजबूर करता है, तो उसे 10 साल तक की सज़ा होगी। कितने साल तक? 10 साल तक सज़ा होगी। और ये जो सज़ा होगी ये गैर जमानती होगी, यानी जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि बिना आवेदन किए अगर कोई धर्मगुरु है, काजी है, मौलवी है या पादरी है, अगर वो धर्मांतरण कराता है बिना किसी आवेदन किए, तो फिर 5 साल की सज़ा उसे भी हो सकती है। ओके, और आवेदन का क्या प्रोसेस है? आवेदन के लिए वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, DM होंगे, उनसे 2 महीने पहले, शादी के 2 महीने पहले एक बार आवेदन कराना होगा और शादी के 2 महीने बाद एक बार आवेदन कराना होगा। आवेदन इन द सेंस वो रिव्यू करेंगे अपने हिसाब से। ओके, ऐसा ही कानून आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी लाया है कुछ महीनों पहले, और उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया हुआ है।
मध्य प्रदेश आया है। मध्य प्रदेश से जुड़े हम लोग और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मध्य प्रदेश देखिए यहाँ पर है मध्य में। भोपाल यहाँ की राजधानी है। भोपाल से आपको भोजताल याद कराया गया था। भोजताल झील है, भोजताल झील है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से यहाँ का ग्वालियर और ओरछा 2 शहरों को अभी यूनेस्को ने दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया था। इसे आपको याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में ही है दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व, और उसको अभी बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा यूनेस्को ने दिया, ये तो याद ही होगा आपको। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल जी, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है क्योंकि यहाँ के जो पहले गवर्नर थे इससे पहले इनसे लालजी दास टंडन जी, उनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये यूपी की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, इनको यहाँ का भी एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है ये भी देख लीजिए। ये अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ से शेयर कर रहा है। छत्तीसगढ़ एक्चुअली में इसी से अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। महाराष्ट्र से शेयर कर रहा है, गुजरात से शेयर कर रहा है, राजस्थान से शेयर कर रहा है मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर। क्लियर है। नर्मदा नदी जो है दोस्तों ये सबसे लंबी नदी होती है। नर्मदा नदी से नर्मदा महोत्सव भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला बात करते हैं। अगला है, कहाँ के मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रिज मैदान में। वहीं पर दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती पर, अभी 96वीं जयंती मनाई गई 25 दिसंबर को, जब पूरे देश ने सुशासन दिवस मनाया। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। तो उसी दिन इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। ये मूर्ति दोस्तों 1.08 करोड़ की लागत से बनाई गई है। क्लियर। अच्छा, इसी रिज मैदान में जहाँ पर ये मूर्ति स्थापित की गई है, यहीं पर महात्मा गांधी जी की और इंदिरा गांधी जी की भी मूर्तियाँ स्थित हैं। चलिए, हिमाचल प्रदेश आया है। हिमाचल प्रदेश देख लीजिए मैप में, ये रहा हिमाचल प्रदेश। राजधानी है इसकी शिमला। जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। शिकारी देवी अभ्यारण्य ये है हिमाचल प्रदेश में ही। हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? हिमाचल प्रदेश दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से भी शेयर करता है, हरियाणा से भी शेयर करता है, पंजाब से शेयर करता है, जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। भारत की सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी? तो भारत की सबसे कम उम्र की मेयर दोस्तों आर्या राजेंद्रन बनी है। आर्या राजेंद्रन, इनकी उम्र केवल 21 वर्ष है और अभी ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्टेट कमेटी की मेंबर हैं। तो अभी हाल ही में इनको सीपीएम की टिकट से तिरुवनंतपुरम नगर निगम से मेयर चुना गया है। ओके, तो आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बन गई हैं। क्लियर, बिल्कुल। अगला देखते हैं। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सुशासन दिवस पर ई संपदा वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने ई संपदा नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है और एक एप्लीकेशन भी इसी नाम से लॉन्च किया है 25 दिसंबर को, राष्ट्रीय सुशासन दिवस पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती पर। हरदीप सिंह पुरी जी दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसी से रिलेटेड, इसी मंत्रालय से रिलेटेड ये एप्लीकेशन होगा। ओके, ई संपदा का मकसद क्या होगा, काम क्या होगा? तो ये एप्लीकेशन दोस्तों 1 लाख से अधिक सरकारी आवासीय आवासों के आवंटन करने के लिए, उससे जुड़ी हर प्रकार की सुविधाएं देने के लिए, सर्विसेज देने के लिए और लोगों की उससे जुड़ी शिकायतें सुनने के लिए लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटजी लॉन्च की? तो अभी हाल ही में जापान ने दोस्तों ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटजी लॉन्च की है। इसके तहत दोस्तों ग्रीन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में जापान जो है वो $2 ट्रिलियन, कितना? $2 ट्रिलियन की ग्रोथ हासिल करने के लिए इस योजना का घोषणा किया है। ठीक है, अब इस योजना के तहत जापान का लक्ष्य है कि अगले 15 वर्षों में गैसोलीन से चलने वाले जितने भी वाहन हैं वहाँ पर जापान में, उनको खत्म कर दिया जाए। अभी आपको याद होगा जापान ने दोस्तों 2050 तक अपने आप को कार्बन मुक्त होने की घोषणा किया था, साथ ही साथ क्लाइमेट इमरजेंसी की भी घोषणा की थी। ठीक है, तो इन सब के तहत इन सब लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ही ये भी स्ट्रेटजी लॉन्च की गई है जापान के द्वारा। ठीक है, तो जापान आया है। अब जापान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जापान देखिए मैप में, ये रहा जापान। ओके, टोक्यो यहाँ की राजधानी है, जहाँ पर दोस्तों होने वाला है ओलंपिक गेम। ये नाम होगा टोक्यो ओलंपिक 2020, लेकिन आयोजित होगा 2021 में। कोविड-19 के चलते 1 वर्ष के लिए टाला गया है। येन यहाँ की करेंसी है, डायट यहाँ की संसद का नाम है और उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है जापान को।
योशिहिदे सुगा दोस्तों ये प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में जापान के। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में फीफा ने वर्ष 2021 में होने वाले किस टूर्नामेंट को रद्द करने की घोषणा की है? तो फीफा ने दोस्तों 2021 में होना था अंडर 20 का पुरुष वर्ल्ड कप और अंडर 17 का पुरुष वर्ल्ड कप फुटबॉल का, इन दोनों को ही रद्द करने की घोषणा की है। तो अब दोनों ही ये 2021 में नहीं आयोजित की जाएंगी। क्यों? ड्यू टू कोविड-19। तो अब ये कब आयोजित किए जाएंगे? तो अब दोस्तों इसका, क्योंकि ये तो रद्द कर दिया गया है, रद्द और पोस्टपोन में मैंने आपको अंतर बताया था। पोस्टपोन किया जाता है तो वही संस्करण अगली बार जब पोस्टपोन जब तक के लिए किया जाएगा तब आयोजित किया जाएगा, लेकिन रद्द किया गया यानी कैंसिल किया गया तो इसका मतलब अगली बार जो आयोजित होगा वो अगला संस्करण आयोजित होगा। ये वाला एडिशन जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो अब अगला संस्करण जो आयोजित होगा वो होगा 2023 में। कब? 2023 में आयोजित होगा। अब देखिए समझिएगा ये होना कहाँ पर था और कहाँ पर होगा। तो दोस्तों ये आयोजित अंडर 20 जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, ये आयोजित होने वाला था इंडोनेशिया में। तो ये इंडोनेशिया में आयोजित होना था, तो अगला संस्करण जो होगा वो भी इंडोनेशिया में ही आयोजित होगा। कोई मेज़बान का जो वेन्यू है वो नहीं चेंज किया गया है। अंडर 17 का वर्ल्ड कप जो होना था ये होना था पेरू में 2021 में, तो ये चेंज किया गया है, ये भी पेरू में ही आयोजित होगा, लेकिन अब 2023 में आयोजित होगा। यानी कि वेन्यू नहीं चेंज किया गया है, लेकिन सिर्फ कैंसिल कर दिया गया है जो संस्करण था, जो एडिशन था इस बार का। ठीक है, 2021 के वर्ष का। फीफा आया है, फीफा के बारे में तो आपको याद होना चाहिए। चलिए हमारे साथ रिपीट कीजिए। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी? 1904 में। कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई थी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिक में है। ज्यूरिक कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष कौन है या एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों फीफा हो गया और भी जो भी एजेंसियां हो गई रिलेटेड जो अक्सर आते रहती हैं चर्चे में, इनके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। फीफा ने फुटबॉल रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की थी, तो ये फुटबॉल रैंकिंग में भारत आ गया है 104वें स्थान पर। लेटेस्ट अपडेट है, इसको जाने रखिए। फीफा का वर्ल्ड कप जो हुआ पिछली बार 2018 वाला जो हुआ था मॉस्को रूस में हुआ था, किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था, दूसरी बार जीता था 1998 में, इससे पहले जीता था फ्रांस ने। इसके बाद अभी जीता है 2018 का। किसको हरा करके जीता था? क्रोएशिया को हराया था। और अगला फीफा वर्ल्ड कप कब होगा? तो अगला फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 में। कहाँ पर होगा? कतर में होगा। अच्छा, एक होता है फीफा वर्ल्ड कप, एक होता है फीफा क्लब विश्व कप। तो फीफा क्लब विश्व कप दोस्तों अभी 2021 में आयोजित होने वाला है। कहाँ पर आयोजित होगा? शुरुआत में दोस्तों फरवरी में जो आयोजित होगा वो तो कतर में आयोजित होगा, लेकिन 2021 में ही अंत में आयोजित होगा जापान में। ठीक है, जापान में। दोस्तों इतनी जानकारियाँ आपको फीफा से पता होनी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। आप लोग के लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अभी तक अगर नहीं लाइक की हो जल्दी से लाइक करो और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर करना। आप लोग शेयर करोगे तभी तो हमें सपोर्ट मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 अपडेट्स के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है कोरोना अपडेट्स के लिए। कोविड-19 के ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक नया एप्लीकेशन नाम लॉन्च किया है जिसका नाम है WHO कोविड-19 अपडेट्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब WHO आया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका फुल फॉर्म तो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई 7 अप्रैल 1948 को। अब देखिए 7 अप्रैल का दिन था, इस वजह से 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जिनेवा में है हेडक्वार्टर और टेड्रोस एडोनोम जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने झटपट प्रोसेसिंग नामक नई पहल शुरू की? तो अभी हाल ही में दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, आयकर विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नाम की एक नई पहल, नया इनिशिएटिव शुरू किया है। क्यों? तो जो टैक्स पेयर होते हैं, जो करदाता होते हैं, उनको ITR फाइल करने में कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इन प्रॉब्लम्स को सहज और सरल तरीके से सॉल्व करने के लिए, यानी जो टैक्स पेयर हैं उनको ITR फाइल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न जल्द से जल्द फाइल कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये पहल शुरू की गई है, झटपट प्रोसेसिंग। ओके, तो ITR क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न होता है। ठीक है, अच्छा इससे ही रिलेटेड अभी आपको पता होगा केंद्र सरकार ने एक और योजना लॉन्च की थी GST टैक्स पेयर्स के लिए, जो GST टैक्स पे करते हैं उनके लिए। कौन सी थी योजना? QRMP योजना। ठीक है, QRMP यानी कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो इस योजना का अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने शुभारंभ किया था, लॉन्च किया था, इसको भी याद रखना है। चलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्थापना दोस्तों हुई थी 1860 में।
काफ़ी पहले हुई थी इसकी स्थापना 1860 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष या चेयरमैन। अच्छा दोस्तों, इनकम टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, इसके बारे में कभी कभी आप कंफ्यूज होते होंगे ज़रूर कि जीएसटी किसको भरना है, इनकम टैक्स किसको भरना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका एनुअल टर्नओवर जो है वो 20 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप जीएसटी के काबिल हैं, जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये टर्नओवर की बात हो रही। अगर आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है तब आपको इनकम टैक्स देना होगा। ठीक है, जो इनकम होती है वो हुआ आपका पर्सनल इनकम, जो टर्नओवर हुआ वो हुआ आपके किसी व्यवसाय का इनकम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और वैसे तो जीएसटी के बारे में मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, एप्लीकेशन में भी और यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये तो थी हमारी वीडियो। आई होप आपको काफ़ी कुछ नई जानकारियाँ मिली होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने 10 दोस्तों के पास कम से कम शेयर कर दीजिए। आप अगर किसी भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। इसकी PDF और क्विज वगैरह सब आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। MJT ऐप इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और इसकी PDF क्विज वगैरह सब पाइए। इंडिया की नंबर 1 ई-बुक्स दोस्तों अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और स्टडी मटेरियल्स, वीडियोज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं कैटेगरी वाइज, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। जाइए एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? अच्छा क्वेश्चन है। BCCI के वर्तमान सचिव कौन है? दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। जाइएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर @MJT एजुकेशन, MJT एजुकेशन सर्च कीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को। वहाँ पर भी PDF वगैरह भेजी जाती हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भेजे जाते हैं। आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।